सबसे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड टू रेस्ट एंड मोशन। अगर हम स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज स्टेट ऑफ रेस्ट एंड व्हाट इज स्टेट ऑफ मोशन, तो दो बड़े हमारे पास ये आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं। क्योंकि जब हम स्टेट ऑफ बॉडी की बात करते हैं कि कोई भी बॉडी हमारे पास किस स्टेट में है, किस हालत में है, तो या तो वो बॉडी रेस्ट पर है या वो बॉडी हमारे पास मोशन में होती है। अब रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या आता है? हम किसी भी बॉडी को रेस्ट में कब कहते हैं? जब वो बॉडी अपने सराउंडिंग के मुताबिक या किसी रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। तो इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी, और बॉडी काइनेमेटिक्स में बेसिकली इसकी जगह पार्टिकल का वर्ड यूज होता है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हमारे पास ओवरऑल शेप या ज्योमेट्री को कंसर्न नहीं किया जाता, सिंपल जो बॉडी की मोशन है उसको डिस्कस किया जाता है। हर बॉडी को एक पॉइंट मैस के तौर पे लिया जाता है काइनेमेटिक्स के अंदर। तो इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी या पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग्स अपने रेफरेंस पॉइंट के मुताबिक अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो ये बच्चे हमारे पास क्या कहलाता है? स्टेट ऑफ रेस्ट विद पैसेज ऑफ टाइम। फिर जब रिलेटिव रेस्ट की बात होती है, तो रिलेटिव रेस्ट का मतलब होता है कि अगर दो बॉडीज हैं तो वो एक दूसरे के रेफरेंस के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करें। तो चाहे वो इवन बॉडी मोशन के अंदर है, लेकिन अगर वो रिलेटिवली अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, यानी ये दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं, तो दे आर एट रिलेटिव रेस्ट, फिर वो रिलेटिव रेस्ट कहलाता है। दूसरी तरफ हमारे पास जो आती है दैट इज मोशन। अब मोशन क्या चीज है? अब मोशन के बारे में हमारे पास ये कहा जाता है कि इफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज चेंजिंग, कि हमारे पास अगर जो बॉडी की पोजीशन है वो चेंज हो रही हो, किसके रिस्पेक्टिवली? सराउंडिंग के। इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद पैसेज ऑफ टाइम, कि टाइम के साथ साथ हमारे पास क्या हो रहा है? वो अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करती है। तो दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। ये स्टेट ऑफ मोशन कहलाता है। और फिर यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि हमारे पास जो ये सराउंडिंग्स है, ये सराउंडिंग से मुराद हमारे पास रेफरेंस है। कि मीन्स हम किसी भी बॉडी की मोशन को विदाउट रेफरेंस फाइंड नहीं कर सकते। तो हमारे पास सराउंडिंग का मतलब ये होगा कि जब भी हमने किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करना है या हमने इवन उस बॉडी की पोजीशन को स्टडी करना है, तो हमारे पास उसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? ऑब्जर्वर रिक्वायर्ड होगा। तो ऑब्जर्वर इज नीडेड, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर नहीं होगा तो हम कैसे बता सकेंगे कि हमारे पास बॉडी क्या रेस्ट पर है या वो बॉडी मोशन में है। फिर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि कई दफ़ा हमें लगता है कि बॉडी हमारे पास मोशन में है, लेकिन वो किसी रेफरेंस के साथ मोशन में नहीं होती। हमें कई दफ़ा लगता है कि बॉडी एक रेस्ट पर है, लेकिन वो किसी दूसरे रेफरेंस के साथ रेस्ट पे नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई भी पैसेंजर एक कार में मूव कर रहा है। अब वो पैसेंजर जो कार में मूव कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू कार अगर देखा जाएगा तो स्टेट ऑफ रेस्ट पर है, क्योंकि वो कार के रिस्पेक्टिवली अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन अगर रोड पे खड़ा कोई और शख्स उसको देख रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है। इसका मतलब कोई भी हमारे पास जो स्टेट होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती, वो परफेक्ट नहीं होती। तो हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है कि अगर ये पूछा जाए कि स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो उसमें ये स्टेटमेंट लिखी जाती है कि नो बॉडी इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। तो रेफरेंस चेंज करने से हमारे पास उस बॉडी की जो स्टेट होती है वो क्या हो जाती है? वो चेंज हो जाती है। तो रेफरेंस चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास जो स्टेट उसकी होगी वो भी चेंज हो जाएगी।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि हमारे पास जो ये ओवरऑल बॉडी की मोशन है, क्योंकि हमने इस यूनिट के अंदर मोशन को डिस्कस करना है, तो हमारे पास इस बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल 6 वेरिएबल्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी बॉडी की मोशन की डिस्क्रिप्शन के लिए। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में जब बात की थी, तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने कहा कि हमारे पास किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। इसी तरह किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास कितनी टर्म्स यूज होती हैं? टोटल 6 टर्म्स यूज होती हैं। 6 टर्म्स या 6 आप कह सकते हो कि फिजिकल क्वांटिटीज। अब वो 6 फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? नंबर 1, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। सेकंड वन डिस्प्लेसमेंट। और ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस यूनिट के अंदर डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। कई बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें कई दफ़ा बहुत तंग करते हैं जब उनसे रिलेटेड हमसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीड, इसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद एक्सेलेरेशन, और ये तमाम जो हमारे पास 5 मैंने क्वांटिटीज़ लिखी, इन तमाम क्वांटिटीज़ को किसके रिस्पेक्टिवली स्टडी किया जाता है? इनको टाइम के रिस्पेक्टिवली डिस्कस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि बॉडी का डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है या बॉडी का डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, तो वो किसके रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे ना, कि क्या वो टाइम के साथ बढ़ रहा है या टाइम के साथ कम हो रहा है। हम कहेंगे कि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस किसके रिस्पेक्टिव देखा जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाएगा। इन 6 क्वांटिटीज़ के अंदर आपके पास 3 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो स्केलर हैं और 3 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो वेक्टर हैं। आपको पता है कि इसमें वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर है, इसमें एक्सेलेरेशन वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और जो बाकी 3 क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है और टाइम है, ये क्वांटिटीज़ स्केलर होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आ जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हमने जब बॉडी की पोजीशन को देखना है कि वो बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमें उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिक्वायर्ड होगा। जैसे हमने डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर हम कभी भी किसी बॉडी की स्टेट को एक्सप्लेन नहीं करते। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पर कौन सा यूज होगा और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम क्या है, वो आप पहले से जानते हो। तो जिस तरह से ये जो 6 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन के लिए यूज होती हैं। जो फ्रेम ऑफ मोशन रेफरेंस होता है, इसका यूज क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास यूज होता है फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन एंड मोशन। ये किसी भी बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि किसी भी इंस्टेंट पे वो बॉडी कहाँ पर है, और उसके अलावा उस बॉडी की मोशन को डिफाइन करने के लिए कहाँ पर, इन अ प्लेन या फिर स्पेस के अंदर ये यूज होता है। आगे मैं नहीं जा रहा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितनी तरह के होते हैं, वो आप लोग जानते हो कि हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल है। चलें मैं उसको ब्रीफली बता देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने ज्वाइन किया उनको पता होना चाहिए, अदरवाइज डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरह का होता है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इनर्शियल और एक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस है, एक ऐसा हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो एक्सेलेरेट नहीं करेगा। जो एक्सेलेरेट नहीं करेगा मतलब जो या तो रेस्ट पर होगा या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि आप जिस जगह बैठे हुए हैं आप उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं अगर वो रेस्ट पर है तो दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या अगर आप किसी गाड़ी में बैठकर इस लेक्चर को ले रहे हैं और वो गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो दैट इज ऑल्सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारी वेलोसिटी या तो जीरो होती है या फिर हमारी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है, और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कहा जाता है
कि ये नॉन एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि जब आपकी वेलोसिटी जीरो होगी, एक्सेलेशन जीरो होगी, ऑटोमेटिकली हमारी एक्सेलेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अगर देखें तो हमारे पास एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कि फॉर एग्जांपल रोड पे एक गाड़ी मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, तो हम उसको एज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे रिजल्ट उसके मुताबिक एक्यूरेट नहीं आ सकते। तो हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगा तो हम इसके लिए जो दूसरी टर्म यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, दैट इज एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये एक्सेलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्योंकि यहां पर एक्सेलेशन जीरो के इक्वल नहीं है। एक बच्चे का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बच्चे हमेशा टाइम पे पूछा करें जब आपको पता हो कि इस पॉइंट पे टॉपिक एंड हुआ, कि हमारे पास एक बॉडी अगर एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती तो फिर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन के रिजल्ट एक्यूरेट क्यों आते हैं। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो हमारे पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर यूज़ की जाती हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और हम जितने भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, जितने भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, चाहे वो मोशन के लॉज हैं या फिजिक्स के लॉज हैं, वो सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम में पढ़े जाते हैं। और इनर्शियल फ्रेम के अंदर हम क्या लेते हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रेस्ट पे लेते हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटीज पे लेते हैं, फिर उसके रिलेटिव हम किसी बॉडी की पोजीशन को स्टडी करते हैं। तो आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, कि एक नॉर्मली बात करें कि एक बॉडी क्या रेस्ट पर है या बॉडी मोशन में है, हम उसके बारे में एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, क्या हम रेस्ट पर हैं, क्या पता हम मोशन में हो, किसके रिलेटिव, रोड पे चलती गाड़ी के मुताबिक, रोड पे चलते एक किसी शख्स के मुताबिक। मतलब हम एब्सोल्यूट रिजल्ट नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम अपनी पोजीशन को किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक ले लें, वो क्या है, जिस रूम में बैठे हुए हैं उसका एक कॉर्नर ले लें, तो वो कॉर्नर क्या है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो उसके रिलेटिव आप अपनी पोजीशन के बारे में एब्सोल्यूट हो सकते हो कि क्या उस कोने के मुताबिक आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो या चेंज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप उस कोने के मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो, इसका मतलब आप मोशन में हो। अब किस तरह से चेंज कर रहे हो, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, वो फिर उस पॉइंट के रिलेटिव देखा जाएगा। तो अब आपकी जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट मानी जा सकती है। क्यों? क्योंकि आपने रेफरेंस ले लिया। तो रेफरेंस का होना जरूरी है, तभी चीजें आपकी एब्सोल्यूट होंगी। अगर अदरवाइज आप रेफरेंस को चेंज करोगे, आपके जो रिजल्ट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे। तभी हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट्स चेंज नहीं होते। और नॉन इनर्शियल के अंदर आपके पास रिजल्ट्स सेम नहीं रहते। अब ये हो गया बात इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में कि वो क्या होते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि हम इस यूनिट के अंदर या जब किसी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं तो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हम किस चीज़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर बॉडी की स्टेट को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये कि हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज बेसिकली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक रेफरेंस लेकर इसके रिलेटिव बॉडी की पोजीशन को और मोशन को स्टडी करते हैं। और आप सबको पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या है, ये सेट ऑफ थ्री एक्सेस है। ये सेट ऑफ थ्री एक्सेस जिसको आप एक्स, वाई और जी एक्सेस बोलते हो। और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो दूसरा नाम होता है वो क्या है, दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये क्या है, इट इज बेसिकली सेट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर जो एक्सेस होते हैं उनका सेट है। अब दो या तीन, तो यहां पर मैं सेपरेटली इस बात को लिखूंगा कि सेट ऑफ टू इन अ प्लेन एंड थ्री इन अ स्पेस। या तो हमारे पास वो जो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं वो दो होंगे या फिर तीन होंगे, ठीक है, इन अ प्लेन और अ स्पेस। और ये जो रेक्टेंगुलर हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे ये क्या हो रहे होंगे, ये इंटरसेक्ट हो रहे होंगे एक पॉइंट के ऊपर, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। और हम हमेशा
ऑब्जर्वर को जब कंसीडर करते हैं तो कहाँ करते हैं, हम ओरिजिन पे कंसीडर कर रहे होते हैं कि वो ओरिजिन पे प्रेजेंट होता है। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास तीन परपेंडिकुलर लाइंस का या दो परपेंडिकुलर लाइंस का सेट है। दो अगर हम प्लेन लेंगे, तीन अगर हम स्पेस लेंगे। ये बात हमने वेक्टर्स में करनी है, लेकिन मैं यहां पर इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। मैं बल्कि परपेंडिकुलर लाइंस लिख देता हूं, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। अब इसी को समझें, बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं क्योंकि इनको आपने वेक्टर्स में भी यूज करना होता है। तीन परपेंडिकुलर लाइंस, ये आपके पास लाइंस है, तीनों आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है। तीसरी ऑब्वियसली मैं ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि वो स्पेस में होगी, आउट ऑफ द प्लेन होगी। अब इनके नाम क्या है? ये जो लाइंस होती हैं ना, ये जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को कहा जाता है कि दीज आर कॉल्ड एक्सिस। और ओरिजिन के बारे में मैंने बता दिया कि जिस पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट हो रहे होते हैं उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। तो कितने एक्सिस हैं यहाँ पर? तीन। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, स्पेस। अब इन एक्सिस के नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जिसको मर्जी एक्स बोलो, जिसको मर्जी वाई बोलो, और जिस मर्जी को जी बोलो। इसमें कोई हमारे पास ऐसा कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक्स एक को ही बोलना है। आप एक्स किसी को भी बोल सकते हो, चाहे आप इस वर्टिकल वाले को एक्स बोल दो, चाहे हॉरिजेंटल वाले को जी बोल दो, लेकिन होने क्या चाहिए, ये होने तीनों चाहिए परपेंडिकुलर। जिस जगह वो इंटरसेक्ट हुए, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ओरिजिन है। इन एक्सिस के ऊपर जो बॉडी की पोजीशन होती है, उन पॉइंट्स को कहा जाता है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। इन एक्सिस के ऊपर जो ये पॉइंट्स होते हैं जिसके रिलेटिव हम बॉडी की पोजीशन को स्टडी कर रहे होते हैं, इन्हें कहा जाता है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। जैसे एक्स के लिए हमारे पास यूज होता है वेरिएबल ए, वाई के लिए यूज होता है बी, और जी के लिए यूज होता है सी। तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, जो हमें बॉडी की पोजीशन उन एक्सिस पे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी यहां पर फर्स्ट करो प्रेजेंट है। अब अगर बॉडी इस जगह प्रेजेंट है तो हम उसका देखेंगे कि उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई और विद रिस्पेक्ट टू जी उसकी पोजीशन क्या है। तो जो पॉइंट्स उसकी पोजीशन बता रहे होंगे वो कौन कौन से हैं, वो ए पॉइंट अलोंग एक्स, बी अलोंग वाई और सी अलोंग जी हैं। इन पॉइंट्स को आपने नाम क्या दिया, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, और दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। हम जब कहेंगे ना बॉडी कितना दूर है एक्स पे, वाई पे, जी पे, तो हमें इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। फिर अगर जिस पॉइंट पे हमने बॉडी को कंसीडर किया, अगर ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ करें उस पॉइंट तक, तो इस वेक्टर को बच्चे कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। तो यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक बॉडी प्रेजेंट हो तो उसकी पोजीशन को शो कौन करता है, पोजीशन वेक्टर। जो स्टार्ट कहां से होता है, ओरिजिन से, और एंड कहां पर होता है, जिस जगह वो बॉडी प्रेजेंट है। और पोजीशन वेक्टर के लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर सिंबल आर का। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते बच्चे इस तरह से, आर इज इक्वल टू ए अलॉन्ग एक्स है तो ए के साथ आई आ जाएगा, बी अलॉन्ग वाई है तो बी के साथ जे आ जाएगा, सी अलॉन्ग जी है तो सी के साथ के आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपको किसी भी बॉडी के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो आप उन कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें एक और चीज आपको पता होनी चाहिए साइन के बारे में भी, कि अगर इन तीनों के साथ साइन पॉजिटिव थे तो यहां भी साइन पॉजिटिव आए। फर्ज करो अगर ए नेगेटिव होता तो यहां पर क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट पे बॉडी प्रेजेंट हो तो उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर को यूज करते हैं। और ये आगे जाके यूज होने हैं, इसको इग्नोर ना कीजिएगा। आगे जाकर जब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है वहां पर, इसके बगैर उसके कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अब इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कैसे कहते हैं कि बॉडी की पोजीशन को डिस्क्राइब किया जाता है। अब जरा उस पॉइंट पे आ जाओ। अब अगर एक बॉडी
हमारे पास रेस्ट पर है, तो कैसे रेस्ट पर डिफाइन करेंगे उसको? हम कहेंगे कि एक बॉडी रेस्ट पर है अगर हमारे पास उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा। मतलब अगर पोजीशन वेक्टर यहीं पर रहता है, उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होते, तो इसका मतलब बॉडी क्या होगी? वो रेस्ट पे होगी। तो रेस्ट पे बॉडी कब होती है? जब हमारे पास पोजीशन वेक्टर चेंज नहीं होता। पोजीशन वेक्टर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। और अगर ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब फिर बॉडी रेस्ट पे नहीं है, बॉडी किस में है? मोशन में है। इसी बात को एक और तरह से भी कहा जा सकता है, और वो क्या है कि अगर हमारे पास उस बॉडी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जी, वो सेम रहे। मतलब मैं अगर कहता हूं कि उसके जो एक्स का कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू फर्स्ट करो कितनी है, हमारे पास 1 2 3 4 5, उसकी 5 है। जो हमारे पास उसका वाई कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या है? 4। और जो उसका जी कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू भी 4 है। अगर ये कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे कि बॉडी हमेशा यहीं पर रह रही है, ना इसे आगे जा रही है ना इसे पीछे, इसका मतलब बॉडी रेस्ट पर है। और सिमिलरली इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अब आप इसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो उस बॉडी का पोजीशन वेक्टर है वो चेंज हो रहा हो, और पोजीशन वेक्टर तभी चेंज होगा ना जब हमारे पास बॉडी के कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। कि पहले फर्ज करो अगर एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? 5, वो 5 से 6 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट 4 से 3 हो गया। बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स डज नॉट रिमेन सेम। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या मोशन के लिए तीनों कोऑर्डिनेट्स का चेंज होना जरूरी है? तो आंसर होगा नो। अगर तीन में से एक कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया इसका मतलब बॉडी मोशन में है। तो वन और मोर ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास फर्ज करें इस एक्स वाई एक्सिस को मैं छोड़कर, चले एक्स वाई एक्सिस ही ड्रॉ करते हैं, इससे बेहतर हम पहले वाला ही लेते हैं। फर्स्ट करो हमारे पास बॉडी कहाँ प्रेजेंट थी? बॉडी जो प्रेजेंट थी उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट जो था वो 4 था, जो वाई का कोऑर्डिनेट था वो 3 था। हमने प्लेन को ले लिया, इसका मतलब बॉडी की पोजीशन ये है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है। अब अगर हमारे पास एक्स और वाई में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, फर्स्ट करो ये एक्स 4 से कितना हो गया? 5। तो इसका मतलब ये होगा कि अब नई पोजीशन जो होगी वो ये होगी। अब नई पोजीशन जब ये होगी तो क्या हमारा पोजीशन वेक्टर अब सेम है? आंसर होगा नो। पहले अगर पोजीशन वेक्टर इनिशियल ये था तो हमारे पास अब जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ होगा वो डिफरेंट होगा, और वो कहाँ से? आपके पास ये आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब बॉडी का कोई एक कोऑर्डिनेट भी चेंज हो जाए तो बॉडी फिर रेस्ट पे नहीं होती, बॉडी किस में आती है? बॉडी मोशन में आती है। तो ये दो डिफरेंस हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि जब इन कोऑर्डिनेट्स के हवाले से मोशन को डिस्कस किया जाता है तो फिर हम कहते हैं कि मोशन 3 टाइप्स की होती है, और ये 3 टाइप में से 2 टाइप्स हैं जो हम अपने सिलेबस में पढ़ रहे होते हैं। और वो क्या है? मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में मोशन कब होती है? जब इन 3 कोऑर्डिनेट में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो। मतलब सिर्फ अगर एक्स चेंज हो रहा है, या सिर्फ वाई चेंज हो रहा है, या सिर्फ जी चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन, जब इन 3 में से 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हो। जब इन 3 में से
अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। और थर्ड वन हमारे पास है मोशन इन थ्री डायमेंशन, जब आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हों, एक्स भी चेंज हो रहा हो, वाई भी चेंज हो रहा हो और जी भी चेंज हो रहा हो, तो फिर हम बोलेंगे कि वो टू डायमेंशनल मोशन नहीं है, वो थ्री डायमेंशनल मोशन है। तो अब इसको मैं तीनों को डिफाइन कर दूं कि मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है। और चलिए डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको एग्जैक्टली इसका आइडिया हो जाए। देखिए हमारे पास तीन रेक्टेंग कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स वाई और जी। अगर इन तीन कोऑर्डिनेट्स में से हम कहते हैं कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो बच्चे जारी बात है वो एक कोऑर्डिनेट कहाँ चेंज होगा, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होगा ना। कि हमारे पास या तो वो अलोंग एक्स चेंज हो रहा होगा, या वो अलोंग वाई चेंज हो रहा होगा, और या फिर वो अलोंग जी चेंज हो रहा होगा। तो जब किसी एक पर्टिकुलर हम डायरेक्शन में देखेंगे कि हमारे पास वो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी पहले पॉइंट A1 पे थी और वो बॉडी पॉइंट A1 से मूव करके पॉइंट A2 पे चली गई, तो ए कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। अगर ए कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तो ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है, तो ये क्या है, ये मोशन इन वन डायमेंशन है। अगर उसका पॉइंट बॉडी का B1 पे था और वो B1 से B2 पे चला गया, तो अब भी उसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब दैट इज ऑल्सो मोशन इन वन डायमेंशन। तो हम इसके बारे में जो स्टेटमेंट लिखते हैं जिससे मोशन इन वन डायमेंशन को डिफाइन किया जाता है वो ये है कि वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, कोई भी एक, और यहां पर अगर आप ऐड करना चाहें तो लिखते हैं एनी वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स आर अंडरगोज अ चेंज। ये बेहतर हमारे पास सेंटेंस होगा, उसमें कुछ चेंज आए, तो दैट इज मोशन इन वन डायमेंशन। और मोशन इन वन डायमेंशन की पहचान ये होगी कि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में होगी। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मोशन होगी। अब आ जाते हैं टू डायमेंशन की तरफ। टू डायमेंशन का मतलब होता है कि जब किसी प्लेन में रहते हुए, जैसे ये जो मोबाइल की स्क्रीन है ये एक प्लेन है, जो व्हाइट बोर्ड क्लास में लगा हुआ है वो एक प्लेन है, एक दीवार एक प्लेन है। उस प्लेन के अंदर अगर एक बॉडी मूव करे तो फिर उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि एक बॉडी इस पॉइंट ए से मूव करके इस पॉइंट बी पर आ गई। अब अगर आप देखो तो इसका जो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज हुआ, और जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है वो भी चेंज हुआ। इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट A1 है, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट B1 है, तो उसके कोऑर्डिनेट से A1 B1। और जब वो बॉडी पॉइंट बी पर आई तो पॉइंट बी के ऊपर उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वो A2 है और B2 है। तो क्या दोनों चेंज हुए, एक्स A1 से A2 हो गया और वाई B1 से B2 हो गया। एक्स अगर देखा जाए तो बढ़ रहा है, वाई देखा जाए तो कम हो रहा है, तो दोनों अगर चेंज होंगे तो दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन। तो मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे, टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग। ये दोनों टाइप ऑफ मोशन हमारे सिलेबस का हिस्सा है। और इसके लिए जो आसान सी हमारे पास एग्जांपल होगी कि हर वो मोशन जो प्लेन में हो, मोशन इन अ प्लेन, कोई भी प्लेन सरफेस, जैसे एक्स वाई प्लेन है, वाई जी प्लेन है, कोई भी हो सकता। तो मोशन इन टू डायमेंशन का मतलब है कि जब आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे हो, जैसे आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में एग्जांपल लेते हैं
कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास बॉडी का पाथ ये बनता है। अब इस बॉडी के पाथ को अगर आप देखो कि ये पैराबोलिक पाथ है, तो इस पैराबोलिक पाथ में आप हर पॉइंट पे देखें तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे जैसे बॉडी आगे जा रही है उसका एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर उसके वाई कोऑर्डिनेट को देखें, पहले वाई कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, इंक्रीज, और उसके बाद जब बॉडी नीचे आती है वाई कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो अगर एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हो तो दैट इज टू डायमेंशनल मोशन, और अगर कोई एक चेंज हो रहा हो तो दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। और अगर तीनों चेंज हो रहे हो, अगर हमारे पास तीनों चेंज हो रहे हो, एक्स भी चेंज हो रहा हो, वाई भी चेंज हो रहा हो, जी भी चेंज हो रहा हो, तो दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर हमारे पास क्या एग्जांपल आएगी कि ऑल द थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं कि स्पेस के अंदर रैंडम मोशन हो रही हो, स्पेस में रैंडम मोशन हो रही हो, तो फिर हमारे पास वो क्या है, वो थ्री डायमेंशनल मोशन है, वो टू डायमेंशनल नहीं होगी कि कभी बॉडी ऊपर जा रही है, राइट जा रही है, लेफ्ट जा रही है, तो दैट इज थ्री डायमेंशनल। कि रूम के अंदर जैसे एक फर्ज करो फ्लाई है, कोई मच्छर है, कोई मक्खी है, वो फ्लाई कर रही है, तो उसकी मोशन आपके पास स्पेस में है, तो दैट इज थ्री डायमेंशन। तो हम इसके लिए एक सिंपल सा सेंटेंस लिखेंगे कि अगर मोशन कहां पर हो, प्लेन में ना हो, मोशन डज नॉट लाई ऑन अ प्लेन, तो दैट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल में अगर आप कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक देखना चाहो तो यूं कह सकते हो कि पहले बॉडी यहां पर थी, फिर बॉडी फर्ज करो यहां पर आ गई, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट A1 था, वाई कोऑर्डिनेट B1 था, और जो जी कोऑर्डिनेट था वो C1 था। जो एक्स कोऑर्डिनेट A1, वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास B1, और जो जी कोऑर्डिनेट था वो C1 था। वो बॉडी यहां से मूव करके यहां पर आ गई तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट A2 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट B2 हो गया, और जी कोऑर्डिनेट C2 हो गया। तो दैट मोशन इज थ्री डायमेंशनल मोशन, क्योंकि यहां पर उसके तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो रहे होंगे। तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाती है। अब थ्री डायमेंशनल मोशन में और टू डायमेंशनल मोशन में आपको डिफर करना आना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक आइडियल केस लेते हैं कि एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को एक प्लेयर ने किक किया और वो फुटबॉल इस पॉइंट ए से मूव करता हुआ इस पॉइंट बी पे आके लैंड कर गया। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा होता है कि बिल्कुल एक सीधा फुटबॉल जाए और वहां लैंड कर जाए? आंसर है नो। हम जब फुटबॉल को किक करते हैं तो वहां पर एयर भी प्रेजेंट होती है, और अगर एयर हमारे पास ज़्यादा हो तो हमारे पास आइडियली तो कहा जाएगा कि वो स्ट्रेट यहाँ पर आके गिरेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा हट के गिरेगा। तो क्या अब ये मोशन जो है ये हमारे पास एक प्लेन के अंदर होगी? नो। क्यों? क्योंकि इफेक्ट ऑफ विंड की वजह से उसका जो पाथ है वो 2D से चेंज किस में हो गया, वो 3D में हो गया। तो दैट इज बेसिकली थ्री डायमेंशनल मोशन। तो ये बच्चे आपके पास तीन तरह की मोशंस है। एक बच्चा कह रहा है कि जब हम जंप करते हैं तो क्या होता है, बच्चे अगर जंप करके वहीं लैंड करेंगे तो टू डायमेंशनल मोशन है। अगर जंप करते हो और एग्जैक्टली वहां लैंड नहीं करते, दाएं बाएं कहीं लैंड करोगे, तो ये थ्री डायमेंशनल मोशन है। तो ये बच्चे आपके पास एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन मोशन के हवाले से और रेस्ट के हवाले से जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। जब आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड में जो आपका स्ट्राइकर है, अगर आप स्ट्राइकर को बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्राइक करें और वो टकरा कर वापस आ जाए तो एक लाइन में मूव हुआ, ये वन डायमेंशनल मोशन है। लेकिन अगर एक एंगल के ऊपर स्ट्राइकर को हिट करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, ये टू डायमेंशनल मोशन होगी। तो स्ट्राइकर वाली एग्जांपल भी हमारे पास इसमें आप समझ सकते हो, और इस पे टाइम इतना ज़्यादा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कौन सी मोशन क्या है। ठीक है, आप इसको खुद भी सोचेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी मोशन आपके पास 2D है, कौन सी 3D। डिफ्रेंशिएट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया।
कैरम बोर्ड की गेम आप खेलते हो, कई लोगों के घरों में होगी। उस कैरम बोर्ड के अंदर एक स्ट्राइकर होता है। अब फर्ज करो ये वो स्ट्राइकर है जिससे आपने स्ट्राइक करना होता है। अगर आप इसको हिट करते हो बिल्कुल नॉर्मली स्ट्रेट, और वो सामने एंड पे जाकर हिट करता है और बिल्कुल उसी पाथ को फॉलो करता हुआ वापस आ जाता है, तो ये जो मोशन आपके पास होगी ये वन डायमेंशनल मोशन होगी, क्योंकि उसने एक लाइन में अपनी पोजीशन को चेंज किया। लेकिन अगर आप उसी स्ट्राइकर को हिट करते हो एक एंगल के ऊपर लाइक दिस, तो अब अगर आप देखें तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो ये जो मोशन आपके पास होगी ये वन डायमेंशनल नहीं होगी, ये आपके पास टू डायमेंशनल होगी। और कैरम बोर्ड में थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कैरम बोर्ड के अंदर उसी प्लेन में रहते हुए उन चीज़ों ने मूव करना। हालांकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब गलत हिट करते हैं तो वो हमारे पास जो होती हैं उनको मुझे डिस्क होती हैं वो हवा में उड़ जाती हैं अगर गलत हिट हो तो वो फिर थ्री डायमेंशनल हो सकती है। अदरवाइज इस सरफेस पे रहते हुए जो मोशन होगी वो या तो वन डायमेंशन होगी या टू डायमेंशन होगी। बच्चे हवा का इफेक्ट क्या करता है, एक चीज जो सीधी जा रही होती है उसको दाएं बाएं मूव करवा देता है। तो फुटबॉल आइडियली हम सोच रहे थे कि जब फुटबॉल को हिट करेंगे तो बिल्कुल वो उस लाइन में सीधा जाकर इस जगह गिरेगा, लेकिन वहां नहीं गिरता, हवा उसको दाएं बाएं मूव करवा देता है। इसका मतलब वो मोशन 2D से क्या हो जाती है, 3D हो जाती है। अच्छा, थ्री जो प्रोजेक्टाइल मोशन है जब वो आएगा उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे इन केसेस को, क्या उसको 3D कब लिया जाता है। मैंने एक जनरल एग्जांपल ली कि जनरली अगर बॉडी एक प्लेन में रहते हुए मूव करे तो उसको 2D ही कंसिडर किया जाएगा कि वो टू डायमेंशनल मोशन है। और प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी ही हम एयर रेजिस्टेंस की एब्सेंस में करते हैं, इस वजह से हम उसको टू डायमेंशनल मोशन में लेते हैं, हम थ्री डायमेंशनल मोशन में नहीं लेते। और अगर वो मोशन थ्री डायमेंशन में चली गई है फिर उसको प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम नहीं देते। तो आई होप ये कुछ चीज़ें जो आपको पहले से पता है इनमें से वो आपकी रिवाइज हो गई होंगी कि हम किस तरह से मोशन को डिफाइन करते हैं, किस तरह से इन प्लेन वगैरह के अंदर मोशन को एक्सप्लेन करते हैं।